याद होगा कि जीतन राम मांझी ये वही मांझी हैं जो लालू यादव के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई लालू तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, किसी की चिंता उनको नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब इनकी बहू चुनाव में आती है तब परिवारवाद का जिक्र नहीं होता। लेकिन अगर यादव वोट बैंक नहीं बटा और एम भाई समीकरण कहीं ना कहीं आरजेडी साथ पाई तो यहाँ जो अजीत सिंह है वो बाजी मारते हुए नजर। ये विधानसभा चुनाव तो ठीक पहले कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, तो इस मद्देनजर भी आप ये मानकर चलिए कि यहाँ एक बड़ी टक्कर, एक बड़ी कह सकते हैं कि जो प्रतिद्वंदिता है वो उभरती हुई दिखाई पड़ेगी और 2025 तक आते आते कहीं ना कहीं आरजेडी भी इस गुमान में रहेगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 13 नवंबर और 20 नवंबर वो तारीख थी जब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। कुल मिलाकर 47 विधानसभा सीटें थी जिन पर उपचुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश को छोड़कर 13 नवंबर को ही मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित तमाम विधानसभा की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो जाता है। 20 नवंबर को सिर्फ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब बारी है सटीक एग्जिट पोल की। लोकसभा चुनाव 2024 SPN 9 न्यूज ने एक एग्जिट पोल सामने लाया था और वो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सटीक साबित भी हुआ था जब परिणाम सबके सामने आए थे। बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन ये जो उपचुनाव है ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और बिहार की 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो चुका है और यही उपचुनाव तय करेंगे कि बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी भारी नजर आ रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में भी आ सकती है। ये उपचुनाव सेमीफाइनल तो है, लेकिन इसके एग्जिट पोल के जरिए जो राय निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। हमारे कुछ सहयोगी पत्रकार बिहार में पल पल की खबरों को हमारे पास पहुंचा रहे थे और हर जानकारी दे रहे थे कि जनता आखिरकार अपनी विधानसभा सीटों पर किसे पसंद करती है। जनता की क्या राय थी वो तो हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन इन 4 विधानसभा सीटों को लेकर जो सवाल पैदा होते हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पहले कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज और तरारी विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव हो चुका है। ऐसे में महागठबंधन खाते की जो सीटें हैं वो 3 सीटें हैं, रामगढ़, बेलागंज और तरारी। तरारी वामपंथी सीटें मानी जाती है और यहाँ से वाम दल का विधायक रहा है जो सांसदी का चुनाव लड़ता है और सीट खाली हो जाती है। इमामगंज एक ऐसी सीट है जो एनडीए के खाते की सीट है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक रहे हैं। अब सवाल ये है कि जीतन राम मांझी ने किसे उतारा है, वो क्या चुनाव जिता पाएंगी और तमाम विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण बनने वाला है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक एक सीट करके हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि जनता आखिरकार अपनी क्या राय रखती हुई नजर आई थी। देखिए, इमामगंज वो सीट है जो गया लोकसभा के अंदर आती है और गया से अब सांसद यहाँ पर जीतन राम मांझी बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर देखे जाते हैं। अब देखिए, जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है कि जीतन राम मांझी जो लगातार इस विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आए थे, क्या उनकी बहू वो कदम उठा पाएगी, क्या उन्हें जीत दिला पाएगी इस विधानसभा सीट? देखिए नाज़मीन, पहली बात तो जो इमामगंज सीट है इसकी बात कर रहे हैं हम, जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी मजबूत सीट रही जीतन राम मांझी के लिहाज से अगर देखा जाए। और हैरानी की बात ये हो जाती है नाज़मीन की इस सीट से एक बार भी आरजेडी का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है। उससे भी एक और अहम बात इसमें जुड़ जाती है कि एक बार भी इस सीट से कोई महिला भी चुनाव नहीं जीती है। तो ऐसे में अगर आरजेडी चुनाव जीती तो वो भी पहली दफा होगा और अगर कोई महिला यानी कि दीपा मांझी जो खुद जीतन राम मांझी की
बहू हैं वो अगर चुनाव जीतती हैं तो जाहिर बात है कि ये भी पहली बार होगा। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बीजेपी और खुद अगर जीतनराम मांझी की बात करें तो आपको शायद याद होगा कि जीतनराम मांझी ये वही मांझी हैं जो लालू यादव के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई लालू तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, किसी की चिंता उनको नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब इनकी बहू चुनाव में आती है तब परिवारवाद का जिक्र नहीं होता। उससे बड़ी बात आप जरा देखिए, जब चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने आरक्षण में क्रीमी लेयर यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण की जो सोच थी कोर्ट की उसके ऊपर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं होना चाहिए। वहीं जीतनराम मांझी ने स्वागत किया नहीं होना चाहिए, तो उसके जवाब में अरुण भारती जमुई से सांसद हैं और चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगर जीतनराम मांझी इसके इतने सपोर्टर हैं तो अपनी पार्टी में अपनी जो रिक्त सीट है इमामगंज वहां से किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट दें, तब माना जाएगा कि भाई वो कितना पिछड़ों के लिए सोचते हैं, कितना दूसरी जातियों के लिए सोचते हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं, जब ये नजर आता है कि जब अपनी बात कही जाती है तब कोई विकार नजर नहीं आता, लेकिन जैसे कोई दूसरा इस पे कह सकते हैं कि एक्शन लेता है, काम करता है, तब सारे विकार उसके अंदर मौजूद नजर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मिला जुला कर देखा जाए तो अगर हम आंकड़े की बात करें तो यहाँ जिस तरह से दो तीन बड़े नाम हैं, अगर मैं जल्दी से पढ़ पाऊँ इन नामों को, तो यहाँ पर जीतनराम मांझी के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर मांझी ने अपनी बहू यानी कि हम पार्टी से इस दफा दीपा मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरी बात ये कि अगर आरजेडी की बात करें तो यहाँ तो रोशन मांझी यानी कि उन्होंने भी दलित चेहरे पे एक दाव लगाया है, तो यहाँ वो भी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी जो अभी भी कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल रही है, उन्होंने भी यहाँ से जितेंद्र कुमार को एक तरीके से कह सकते हैं आजमाने का फैसला किया है। अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, लेकिन लड़ाई फिलहाल दो के बीच नजर आती है, रोशन मांझी और दीपा मांझी। कुल मिलाकर अगर आरजेडी चुनाव जीतती है तब भी इतिहास बनेगा और दीपा मांझी चुनाव जीतती है तब भी इतिहास बनेगा, और जन स्वराज अगर चुनाव जीतती है तब भी कहीं ना कहीं पहली दफा उनको यहाँ पर जीतने का मौका मिलेगा। तो बड़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग सीट बनती जा रही है इमामगंज, और जो लोगों ने वोटिंग की है उसके आधार पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर अभी शुरुआती हम रुझानों पर या जो लोग यहाँ से इनपुट मिला है उसके आधार पर बात करें तो दीपा मांझी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो रोशन मांझी हैं उनसे आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि दीपा मांझी आगे तो बढ़ रही हैं। आपने कहा कि एक इतिहास रचा जाएगा, एक महिला विधायक सामने आएंगी अगर चुनाव जीता जाएगा, लेकिन देखा जाए तो यही जो इमामगंज है इसमें कई ऐसे गांव हैं जैसे पथरा है, हेरहंज है, यहाँ पर विरोध देखने को मिला। गांव वालों ने तो चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया था, वोट नहीं देते हुए नजर आए थे। मांग थी कि पुल नहीं बनाए जा रहे, और पुलों की समस्या तो आपने बिहार में देखी है। बिहार में तो पुलों का गिरना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। यहाँ यूँ कहा जाए कि पुलों का गिरना और नीतीश सरकार का गिरना कोई बहुत अलग अलग बातें नहीं है। खैर इस पे अगर हम बात करें तो दीपा मांझी का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं तमाम लोग उन्होंने जो जानकारी भेजी उसके आधार पर हमें इसलिए भी ये बात हो रही है क्योंकि देखिए दीपा मांझी के साथ में उनके जो ससुर जी हैं वो खड़े हुए नजर आते हैं और बड़ा चेहरा है। अभी गया से वो सांसद भी बने हैं, मंत्री भी बन गए हैं, और बिहार में चूंकि सरकार भी इस समय एनडीए कुनबे की है, तो इस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि दीपा मांझी को फायदा हो सकता है। वहीं अगर आरजेडी के प्रत्याशी रोशन मांझी ने अगर कोई बड़ा पलटवार किया तो मेरे ख्याल से ये भी एक गौर करने वाली बात हो सकती है कि यहाँ पर जो आरजेडी है उनकी 2025 में संभावना मुझे लगता है इसके बाद बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सर अब चलते हैं रामगढ़ विधानसभा सीट पर। देखिए परिवारवाद का जिक्र किया जाता है तो चारों ही विधानसभा सीट पर परिवारवाद साफ तौर पर नजर आता है, चाहे आरजेडी करे, चाहे हम पार्टी करे, चाहे कोई और दल क्यों ना करे। अब देखिए रामगढ़ पर यहाँ पर जो सुधाकर सिंह थे वो विधायक थे आरजेडी से, लेकिन सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, बक्सर से सांसद बन जाते हैं, सीट खाली हो जाती है। अब आरजेडी की तरफ से अजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, बीजेपी की तरफ से अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तीसरी पार्टी सर यहाँ पर बसपा भी नजर आती है, पिंटू यादव चुनावी मैदान में दिखाई देते हैं, और जन स्वराज का हम जिक्र करें तो वो पहली बार उपचुनाव में किस्मत आजमाते हुए नजर आए। देखिए आरजेडी ने जिस अजीत सिंह को उतारा है वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो यहाँ से खुद विधायक रह चुके हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल जाहिर बात है, जैसा आपने खुद भी कहा कि जगदानंद जो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, एक विरासत
विरासत को ही उनको एक तरीके से उनके जो बेटे हैं अजीत उनको आगे बढ़ाना है, तो एमवाई समीकरण के साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी जो आरजेडी उसके लिए हमेशा फायदेमंद रहा है। और यही वजह है कि बारंबार इसी आधार पर वोट दिया जाता है। और जो यहाँ पर जो टक्कर है, आपने सही कहा कि अजीत सिंह जो आरजेडी से आते हैं उनके, इसके अलावा बीजेपी के अशोक सिंह जो हैं, इन दोनों के बीच में काफी कड़ी टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में बीएसपी का जो प्रत्याशी है पिंटू यादव, क्योंकि यादव जो वोट बैंक हम देख रहे हैं कि सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बीएसपी को वोट मिल जाते हैं यादव यहाँ से, तो फिर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जो अशोक सिंह, उनको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर यादव वोट बैंक नहीं बटा और एमवाई समीकरण कहीं ना कहीं आरजेडी साध पाई, तो यहाँ जो अजीत सिंह है वो बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि मुकाबला बहुत क्लोज है, मुकाबला बहुत नजदीकी है। और इस मुकाबले में दिलचस्पी वाली बात यह है, जैसा हम देख रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं परिवारवाद नजर आता है, क्योंकि यहाँ से इस सीट से जो पहले कह सकते हैं कि विधायक रहे हैं वो जगदानंद रहे हैं, उन्हीं की विरासत को अब उनका बेटा जो एक तरीके से आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाएगा कि यहाँ पर जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे तो जो लगभग हमने बात कही है उसी के आसपास रहेंगे, या फिर कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तीसरा बड़ा नाम पिंटू यादव भी यहाँ से उभर रहे हैं। जनसुराज पार्टी भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रही है, तो हो सकता है कोई चौंकाने वाला फैसला भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़े। सर, यहाँ पर एक बयान बड़ा चर्चाओं में रहा था, पूर्व विधायक हैं और मौजूदा यहाँ से सांसद हैं वही सुधाकर सिंह, उनका बयान था कि नतीजों के दौरान वही कहते हुए नजर आ रहे थे कि गुंडई की तो लाठी से पिटवा दिए जाएंगे। इसके पलटवार में ललन सिंह सामने आ जाते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपको रामगढ़ को दानव मुक्त बनाना है तो आपको एनडीए को जिताना होगा। ये बयानबाजी असर डालेगी? बिल्कुल, देखिए बयानबाजी असर डालती है, लेकिन बड़े लेवल पर असर नहीं डाले, क्योंकि जो लोग सोच के बैठते हैं कि हमें इनको वोट देना है। और देखिए जातिगत समीकरण बिहार में किसी छुपी हुई बात तो है नहीं कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा होगा, हमेशा देखने को मिला। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ी क्लोज फाइट है। और यहाँ पर अगर दोनों के वोट अगर कहीं पिंटू यादव काट पाए तो जाहिर बात है कि ये मुकाबला और क्लोज जा सकता है। जनसुराज भी यहाँ पर किस्मत आजमा रही है, जैसा मैं कह रहा हूँ। और हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम जो है वो इस सीट के ऊपर यानी रामगढ़ के ऊपर निकल के सामने आता हुआ दिखाई पड़े। अगली सीट पर चलते हैं, बेलागंज। बेलागंज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सर देखिए, बेलागंज जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है और यहाँ पर जिस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है वो कहीं ना कहीं आरजेडी पर भारी पड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। देखिए हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर जो सुरेंद्र यादव थे, विधायक थे, सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, जहानाबाद से सांसद बन जाते हैं। अब ये जो बेलागंज है वो गया लोकसभा सीट के अंदर ही आती है और इमामगंज भी गया लोकसभा सीट के अंदर ही आती है। यहाँ पर विश्वनाथ आरजेडी की तरफ से उतारे गए हैं। जनसुराज ने यहाँ पर मोहम्मद अमजद को चुनावी मैदान में उतारा, एक मुस्लिम चेहरा। जेडीयू ने मनोरमा देवी को यहाँ पर उतारा है, तो वहीं AIMIM भी आ जाती है। इस पार्टी से जमीन अली खान यहाँ से चुनाव लड़े। सर क्या लगता है, मुस्लिम बहुल्य सीट और दोनों ही पार्टी ने मुस्लिम चेहरा उतारा, क्या लगता है कि आरजेडी और कहीं ना कहीं जेडीयू पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते? देखिए मुनाजमीन और बेलागंज की अब बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे चुनाव होने वाला है। लेकिन मुख्य मुकाबला देखा जाए तो जेडीयू की जो मनोरमा देवी हैं, देवी यादव के बीच, और एक तरीके से जो कह सकते हैं आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं विश्वनाथ, उनके बीच में होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो वोटों का समीकरण है 60 से 65 हजार या लगभग 70 हजार के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 70 हजार के आसपास यादव वोट बैंक भी नजर आता है। तो कुल मिलाकर एमवाई समीकरण की जो लगातार आरजेडी बात करती रही, अगर उसको साधने में कामयाब रह पाई तो फिर किसी की मजाल नहीं है जो इस सीट के ऊपर जीत दर्ज कर पाए। और वैसे भी यहाँ पर प्रभाव नजर आता है आरजेडी का। खुद कह सकते हैं कि यहाँ से जो पूरी की पूरी राजनीति है वो एक अलग तरह से कह सकते हैं शेप लेती हुई नजर आती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जनसुराज की तरफ से मोहम्मद अमजद को चुनाव में उतारा गया, यानी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास है। उसके अलावा ओवैसी की पार्टी AIM भी कहीं ना कहीं एक मुस्लिम उम्मीदवार जमील खान अली खान के साथ में चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नजदीकी मुकाबला हो सकता है। लेकिन दो ही लोगों में ऐसा लगता है कि मुकाबला होने वाला है विश्वनाथ यादव और मनोरमा देवी यादव वर्सेस यादव का एक बड़ा खेल है, बड़ा जोरदार यह मामला है। और साथ में जो दो मुस्लिम चेहरे उतरे हैं जनसुराज और AIM की तरफ से, अगर वो कोई बड़ा खेल नहीं कर पाए, कोई बड़ी कह सकते हैं सेंधमारी नहीं कर पाए नाजमीन, तो ये बात आप मानकर चलिए कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं विश्वनाथ यादव, वो बड़ा गेम कर सकते हैं, उनके हिस्से जीत आ सकती है। क्योंकि समीकरण की हम बात कर रहे हैं
और 60,000 65,000 अगर मुस्लिम है तो 70,000 के आसपास यादव हैं, और दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 1,30,000 के आसपास वोट जाते हैं, जो किसी की भी हार और जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ जी एक आखिरी सीट बच जाती है सर, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तरारी विधानसभा सीट, ये भाकपा माले की सीट मानी जाती है। सुदामा प्रसाद यहाँ से विधायक थे, आरा से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। अब यहाँ पर आरजेडी की सहयोगी दल हैं ये, और भाकपा माले की तरफ से राजू यादव को उतारा गया है, बीजेपी ने विशाल प्रशांत को, और यहाँ पर जन स्वराज ने किरण सिंह को उतारा। क्या लगता है तरारी में कोई बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर बात है, तरारी की बात कर रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह विशाल प्रशांत की बात आपने की है, जाहिर बात है कि उनके ऊपर ही परिवारवाद की बात हो रही है कि यहाँ पर उनके पिता एक बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, उनको नरेंद्र कुमार पांडे, सुनील पांडे के नाम से जाना जाता है। उनके बेटे हैं विशाल प्रशांत। तो बीजेपी भी इस चीज़ से बच नहीं पा रही। जो परिवारवाद का लगातार जिक्र और विरोध बीजेपी करती है, वो खुद परिवार में आकर उलझ जाती है। और यहाँ पर जिस तरह के समीकरण बन के सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार 2 बार से जो भाकपा माले हैं उनके प्रत्याशी चुनाव में जीतते रहे, और ऐसे में तीसरी बार जो जिम्मेदारी है वो राजू के ऊपर कहीं ना कहीं नजर आती है। जो राजू को टिकट दिया गया है, राजू यादव को, उनके ऊपर जिम्मेदारी नजर आती है कि वो भाकपा माले की हैट्रिक यहाँ पर करवाते हुए नजर आ जाए। तो कई तरह के समीकरण नाज़रीन बन के उभर के यहाँ पे सामने आ रहे हैं। और अगर ऐसा रहा तो हम अगर 2 सीटों की बात करें, बेलागंज और दूसरी सीट तरारी की बात करें, तो इन सीटों पर आरजेडी या उसके जो प्रत्याशी साथ के हैं या उनके जो खेमे के जो कुनबे की पार्टी है भाकपा माले, वो अगर चुनाव जीत जाती तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए के हिस्से में 2 सीटें आएंगी। इसका मतलब ये बन जाता है कि बराबर का मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और चूंकि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये विधानसभा चुनाव होते ठीक पहले कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस मद्देनजर भी आप ये मानकर चलिए कि यहाँ एक बड़ी टक्कर, एक बड़ी कह सकते हैं कि जो प्रतिद्वंदिता है वो उभरती हुई दिखाई पड़ेगी। और 2025 तक आते आते कहीं ना कहीं आरजेडी भी इस गुमान में रहेगी कि भाई हमारे हिस्से में 2 सीटें आई हैं, वहीं बीजेपी इस गुमान में रहेगी कि हमारे गठबंधन के पास भी 2 सीटें आई हैं। तो मुकाबला मेरे ख्याल से और कड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मेरे सहयोगी द्वारा जो राय निकलकर सामने आती है, 2 विधानसभा सीट एक एनडीए के खाते में और एक महागठबंधन के खाते में दिखाई देती है। लेकिन जो जनता की राय निकलकर सामने आती है, इसमें इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी प्रभाव डालते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि ये एनडीए खाते में जाएगी। रामगढ़ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आरजेडी के खाते में ही जाने वाली है। बेलागंज पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। एमवाई समीकरण आरजेडी साध पाएगी कि नहीं साध पाएगी, क्या इसके कटाव में यहाँ पर जनसुराज बाजी मारती हुई नजर आएगी। इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी यही कहना है कि आरजेडी का चुनाव जीतना बेलागंज विधानसभा सीट पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन तरारी विधानसभा सीट पर भाकपा माले कहीं ना कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जब नतीजे सामने आएंगे आखिरकार कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।